बच्चों मैं आज आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम के सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे सवाल को बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। आपको ज़रूर ही बेनिफिट होगा यानी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल है, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आपको उसका उत्तर कैसे लिखना है। केंद्र मंत्रिपरिषद के भारतीय सदस्यों ने 1919 के अधिनियम में भारत सरकार की कमियों की ओर संकेत किया। मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, जब हम लोग का देश आज़ाद नहीं था और हम लोग का संविधान नहीं बना था, तो ब्रिटिशर्स ने 1919 में एक अधिनियम पारित किया था और उस अधिनियम के अंतर्गत भारत में शासन व्यवस्था चल रहा था। उसमें कुछ हम लोग का केंद्रीय मंत्री भी थे, जो हम लोग का जो भारत में पहले राज्य और रियासत थे, उन सभी को मिलाकर कुछ कुछ मंत्री बना दिए गए थे। और उन मंत्रियों ने बताया कि इसमें कुछ कुछ कमियां हैं और वो लोग का जो मेन डिमांड था वो डिमांड था स्वराज का। ठीक है, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, क्या हुआ, फलतः 1927 में अग्रिम संविधानिक सुधारों पर आश्वासन देने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। ठीक है, तो साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था और ये कमीशन क्या है, ये कमीशन आके देखेगा कि इसमें क्या गलतियां हैं, क्या सुधार करने का ज़रूरत है। तो इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था। कमीशन में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। याद रखिएगा, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य हैं। तो याद रखिएगा 7 सदस्य हैं थे और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध करने का एक ही कारण था, क्योंकि इसमें सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे, इसलिए भारतीयों ने विरोध किया, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपको कोई तकलीफ है और कोई दूसरा आके बताएगा कि ये तकलीफ नहीं है, क्या फिर इसको ये थोड़ा तकलीफ है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा विपदा था। ठीक है, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। कमीशन की नियुक्ति की शर्तों स्वराज की कोई चर्चा नहीं थी। मतलब क्या था, जो कमीशन का नियुक्ति का जो मेन कारण था वो था स्वराज के ऊपर चर्चा करना, जबकि स्वराज के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुआ। जबकि भारतीयों की केवल मांग जो था वो स्वराज था। अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य दलों ने साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। तो दोस्तों, आपको ऐसा उत्तर लिखना है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो परिवहन और संचार है वो किसी भी देश का संचार जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, ये इसका आपको उत्तर लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आज तक कम से कम 5 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो दोस्तों उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यातायात तथा संचार साधनों को किसी देश की जीवन रेखा कहा जाने के कारण यातायात के विभिन्न साधन जैसे सड़कें, रेलें, नदी मार्ग, तटीय जल मार्ग, वायुमार्ग तथा संचार के साधन जैसे डाक तार सेवाएं, टेलीविज़न और बेतार सेवाएं सचमुच देश की जीवन रेखा कहलाती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो दोस्तों, ये आपको ऐसे इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद जो पहला कारण है, संबंध बनाने के लिए परिवहन के साधन देश की जीवन रेखाएं हैं या देश के एक भाग से दूसरे भाग तक जोड़ते हैं तथा सभी स्थानों पर अवश्य पदार्थों को पहुंचाने में
सहायक होते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास ये उद्योग का कच्चा माल लाने तथा तैयार माल को रेलवे तथा सड़कों द्वारा ढोने में सहायक होते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको दोनों पॉइंट का मतलब समझा देता हूँ। दोस्तों, संचार किसी भी देश का और परिवहन किसी भी देश का जीवन रेखा इसलिए है क्योंकि जो परिवहन है वो एक देश के अंदर ही एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ता है, ठीक है, और आवश्यकता का सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। तो इसलिए ये किसी देश का एक जीवन रेखा कहलाता है। और ये अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करता है, आप खुद सोचिए कि एक जगह का माल, ये मान लीजिए ए स्थान है, ये है बी स्थान, यहाँ पर कोई चीज़ का उत्पादन होता है और यहाँ पर इसका प्रोडक्शन मतलब खपत ज़्यादा होता है। तो एक जगह से दूसरे जगह जो पहुँचाया जाता है वो कोई तो ढो के नहीं पहुँचाएगा, ये पहुँचाता कौन है, पहुँचाता है परिवहन। तो उस तरह से ये हम लोग का देश को क्या करता है, एक जीवन रेखा बन गया है, ठीक है, संचार और परिवहन। तो ये जो ढोने का लिए हम लोग को चाहिए वो परिवहन चाहिए। तो मालों को रेलवे तथा सड़कों द्वारा ढोने में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो है राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता। भारत एक विशाल देश है। परिवहन जाल विभिन्न जातियों, मतों, रंगों, धर्मों और भाषाओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के निकट लाते हैं। मतलब क्या है, मतलब आप सपोज कीजिए आप है यूपी के, ठीक है, और आपको पहुंचाना है यहाँ पर, ये है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यूपी का लोग जब बंगाल आएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ का रिलेशन भी सही होगा, यहाँ पर बार बार आते रहेंगे तो वहाँ के लोगों का रिलेशन अच्छा होगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो धर्म के लिए, जाति के लिए जो मतभेद पैदा होता है वो मतभेद भी खत्म होगा और वो हम लोग का देश को एकता को बढ़ावा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिक का स्थानांतरण या बेहतर प्रौद्योगिक का स्थानांतरण एक देश से दूसरे देश तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में मदद करते हैं, ठीक है। तो परिवहन व संचार क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग का जो संचार व्यवस्था है उसको स्थानांतरण करते हैं। मतलब आप खुद सोचिए, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले क्या हम लोग के पास मोबाइल था? नहीं था। लेकिन अब मोबाइल जैसे आ गए हैं तो हम लोग यहाँ से बैठे अब दिल्ली कॉल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, संचार से हम लोग का जीवन शैली बदला है। तो ही इसीलिए संचार भी हम लोग का एक जीवन रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग आता है बाजार से संबंध। संचार के साधन व्यापारियों को अन्य व्यापारियों से संबंध बनाए रखने में मदद करते हैं तथा परिवहन के साधन आवश्यकता पदार्थ का प्रदान करते हैं। मतलब क्या है, आप खुद सोचिए, आप एक जगह से दूसरे जगह पर से माल मंगवाना होगा तो आप कॉल कर देते हैं कि भाई मेरे को इतना सामान चाहिए, तुम भेज दो। तो कैसे मुमकिन है, वो मुमकिन है परिवहन और संचार से ही ना। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है युद्ध के समय अन्य साधनों के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों क्या है, युद्ध के समय ये जो साधन होते हैं इनका जो इम्पोर्टेंस है इसको भुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। इनके द्वारा सारा रक्षा सेवाओं की सहायता और तटबूत किया जा सकता है और हथियारों, गोला बारूद और रासत पहुंचाने का काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का सेकेंड नंबर सवाल। दोस्तों ये भी 5 बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का जो सवाल वो है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। दोस्तों प्रश्न है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। उसका उत्तर में आपको पॉइंट दे के लिखना है टकराव को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी
जरूरी इसलिए है क्योंकि मालिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चौकसाई सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थिरत्व के लिए आवश्यक है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है और आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं कर सकता, अक्सर ये संख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, लोकतंत्र की आत्मा। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढेर से रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ा है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न जो 3 प्रश्न बताए गए हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रश्न के साथ।